सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले तो हम थोड़ा इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे, लेखांकन के। तो हम अगर इतिहास के बारे में देखें तो हमारी जो आधुनिक लेखा पद्धति है उसका सबसे पहले वर्णन सन 1494 ईस्वी में लुकास पेसियोली नाम के एक इटालियन गणितज्ञ थे। इन्होंने इसके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसी कारण से लुकास पेसियोली जी को आधुनिक लेखांकन पद्धति, जो हमारी डबल अकाउंट सिस्टम है, उसके फादर के रूप में जाना जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करने से पहले लेखांकन की कुछ बहुत ही आवश्यक शब्दावली होती है जिनकी हेल्प से हम अकाउंटिंग को ईजिली समझते हैं। तो सबसे पहले हम उनका अध्ययन करना चाहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई व्यवसायी अपना व्यापार शुरू करता है तो वह उसके अंदर कुछ पैसे या धनराशि या अपनी कोई ज़मीन, लैंड या बिल्डिंग या कोई मशीनें जब वह उनको व्यापार के अंदर लगाता है, उनका इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह सारी चीज़ें उसकी पूंजी का रूप होती है, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। इस तरीके से हम यह देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पूंजी को व्यापार के अंदर लगाता है। एक प्रकार से वह व्यापार को ये सब चीज़ें उधार दे रहा है, जो वो कभी भी ज़रूरत पड़ने पर वापस ले सकता है। क्योंकि हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस और बिज़नेस का मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। जब हम आगे लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर यह चीज़ बहुत ही काम आएगी। लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर व्यवसाय के दायित्व और मालिक की पूंजी, व्यवसाय के लायबिलिटीज होते हैं वो प्लस कैपिटल, ये दोनों मिलाकर किसी बिजनेस के एसेट्स के बराबर होती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। ये हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये आपको टर्मिनोलॉजी समझानी ज़रूरी है। आइए अब हम समझते हैं एसेट्स को। संपत्तियाँ क्या होती है? संपत्तियाँ वो होती है जिनका किसी व्यवसाय के अंदर आर्थिक मूल्य होता है। वो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए हेल्पफुल होती है, वो संपत्तियाँ कहलाती हैं। संपत्तियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स। पहले हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स स्थायी संपत्तियाँ, ये वे संपत्तियाँ होती है जो किसी भी व्यवसाय के अंदर लंबे समय के लिए काम में ली जाती है। किसी भी व्यवसाय के अंदर इनका कार्यकाल 2 साल से लेके 5 साल या उससे भी ज़्यादा वर्षों तक होता है। ये वो संपत्तियाँ होती है जो एक बार खरीदने पर कई वर्षों तक व्यापार में काम में ली जा सकती है। अब इनके अंदर भी 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है वे संपत्तियाँ जिनको हम देख सकते हैं, इनको हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, मशीनरी। ये वो संपत्तियाँ होती है जो दिखाई देती है और ये स्थायी संपत्तियाँ होती है जो हमको काफ़ी लंबे समय तक व्यापार में काम आती हैं। स्थायी संपत्तियों के अंदर ही नंबर 2 होता है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये वे स्थायी संपत्तियाँ होती है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे किसी व्यापार या किसी व्यापार के मालिक की गुडविल होती है, उसकी ख्याति होती है। इनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है कि उस व्यापार की, उस व्यक्ति की आज के टाइम पे मार्केट के अंदर क्या
गुडविल है, उसका वैल्यू होता है। इसी तरीके से किसी माल का कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क और नॉलेज, ये सब इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। संपत्तियों के अंदर दूसरा प्रकार होता है करंट एसेट्स का, चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियाँ वो होती है जो व्यापार में 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए काम में ली जाती हैं। 1 वर्ष के अंदर अंदर ही ये सभी रोकड़ में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कैश, उसके बाद में बैंक, फिर डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक। इनको हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, हर एक आइटम्स को पूरी डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। अभी इनको आप समझ लीजिए। अब हम समझते हैं दायित्वों को। लायबिलिटीज, दायित्व क्या होते हैं? दायित्व जिनका भुगतान हमें व्यवसाय के बाहर पक्षकारों को करना होता है, वो दायित्व कहलाते हैं। जिनको हमको व्यवसाय के बाहर जिनको रुपया देना है, वो दायित्व की कैटेगरी में आते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। अब ये दायित्व भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लॉन्ग टर्म या नॉन करंट। ये वो दायित्व होते हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि के बाद करना होता है। हमने किसी से लोन ले रखा है, किसी बैंक से, और वो लोन 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए ले रखा है, तो वो जो हमारा दायित्व है वो लॉन्ग टर्म दायित्व है। इसी तरीके से मॉर्गेज यानी बंधक ऋण जो होते हैं, हमने कोई चीज़ रख के ऋण ले रखा है, तो वो भी हमारा दायित्व है अगर वो 1 वर्ष से ज़्यादा अवधि के लिए है। या अन्य ऐसा कोई भी टर्म जो 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए उधार लेके रखा है, तो वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है, जिसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कहते हैं। नंबर 2 पे आता है करंट लायबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। ये वो दायित्व होते हैं जिनका भुगतान व्यापार को 1 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर ही करना पड़ता है। इनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि के अंदर ही हो जाता है, वो हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। जैसे क्रेडिटर्स जो लेनदार होते हैं, वो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, या और भी ऐसा कोई दायित्व जिसका भुगतान 1 वर्ष की अवधि में हो जाना है, वो हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर, खर्चे जिनको हम बोलते हैं। तो किसी भी व्यापार में माल के उत्पादन से लेके उसकी बिक्री तक अनेक खर्चे किए जाते हैं। खर्चों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका एक बार खर्च करने पर उनका लाभ किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक मिलता है। 1 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए उसका लाभ मिलता है। जैसे किसी भवन को क्रय करने में किया गया खर्चा, किसी प्लांट एंड मशीनरी को लगाने में किया गया खर्चा, फर्नीचर क्रय करने में किया गया खर्चा, कंप्यूटर क्रय करने में किया गया खर्चा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो व्यापार में लंबी अवधि के लिए उपयोग में लाई जानी है, इसलिए इन पे जो खर्च किया जाता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। या अन्य कोई भी खर्चा जिसको करने पर उसका लाभ लंबी अवधि के लिए मिलेगा। नंबर 2 आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेज। रेवेन्यू एक्सपेंसेज वो होते हैं जिनको एक लेखांकन अवधि के लिए किया जाता है। उन खर्चों को केवल 1 वित्तीय वर्ष के लिए ही किया जाता है। जैसे कर्मचारियों की सैलरी, मजदूरों की मजदूरी, वेजेज, रेंट और अन्य कोई ऑफिस के एक्सपेंसेस या अन्य किसी प्रकार के खर्चे जो एक लेखांकन अवधि में ही पूरे होते हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है देनदार और लेनदार, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं देनदार कौन होते हैं। डेटर्स, देनदार वे व्यक्ति या कोई फर्म या इकाई
होते हैं जो हमारे व्यापार में, हमारे व्यवसाय में हमको पैसे देंगे, भुगतान करेंगे हमको अपनी जेब से, तो वो हमारे लिए देनेदार होते हैं। हमें पैसे चुकाएंगे वो, हम उनके पैसे मांगते हैं, इसलिए वो हमारे देनेदार होते हैं। वो व्यापार के लिए संपत्ति होती है, चालू संपत्ति। इसी तरीके से लेनदार, लेनदार वो होते हैं, वो व्यक्ति, फर्म या इकाई होते हैं जो हमारे व्यापार से पैसा लेंगे, हमसे भुगतान प्राप्त करेंगे, हम हमारी जेब से उनको पेमेंट देंगे, तो वो हमारे लिए लेनदार होते हैं और ये हमारे चालू दायित्व होते हैं, करंट लायबिलिटीज। तो आइए इन चीज़ों को हम एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे दो पक्षकार हैं, ए एंड बी। ए जो है वो बी को रुपया दे रहा है और बी ए से रुपया ले रहा है। तो अगर हम बी के एंगल से देखें, बी जो है वो ए से रुपया प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब बी ए के रुपया मांगता है, तभी ए उसको रुपया दे रहा है। इस कारण से ए जो है वो बी का देनदार है। ए रुपया देने वाला है, इसलिए रुपया देने वाला बी के लिए देनदार है। अब इसी चीज को अपन ए के एंगल से देखते हैं। बी जो है वो ए से रुपया ले रहा है। वो ए से रुपया इसलिए ले रहा है क्योंकि वो ए के रुपया मांगता है, तो ए का फर्ज है बी को रुपया देना। तो ए के लिए बी उससे रुपया लेगा, इसलिए रुपया लेने वाला ए के लिए लेनदार होगा, मतलब ए के लिए बी लेनदार है। नेक्स्ट पॉइंट है माल, गुड्स। क्या होता है माल? जो व्यक्ति जिस चीज का कारोबार करता है, व्यापार करता है, जिस वस्तु का, वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए माल होती है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति कपड़े का कारोबार करता है तो उसकी दुकान या उसके गोदाम में जो कपड़ा अवेलेबल है वह उसके लिए माल है। इसी तरीके से अगर कोई फर्नीचर का कारोबारी है तो उसके यहाँ पे जो फर्नीचर अवेलेबल है वह उसके लिए उसका गुड्स होगा। और सेम इसी तरीके से किसी किराने के व्यापारी के लिए उसके दुकान में अवेलेबल किराने को सामान होगा, वह उसके लिए उसका गुड्स होगा, उसका माल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक, रहतिया या इन्वेंटरी जिसको हम बोलते हैं। स्टॉक का मतलब होता है कि किसी निश्चित समय पर उपलब्ध माल की मात्रा। हमारे जो भी हमारे दुकान है या गोदाम है उसके अंदर किसी निश्चित समय पर आज के टाइम पर कितना माल अवेलेबल है वो हमारा स्टॉक होता है। तो ये स्टॉक जो होता है ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस और तीसरा होता है फिनिश्ड। रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा है, जिसकी आगे प्रोसेसिंग होनी बाकी है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो अर्धनिर्मित है, वो आधा बन चुका है। फिर थर्ड पे आता है कि तैयार, वो पूरा फिनिश्ड है, वो रेडी है। तो इनको हम एक इमेजेस के थ्रू देखते हैं। तो हमारी इमेज है वो ये रही। तो देखिए इसके अंदर जो पहला एग्जाम्पल लिया गया है वो है किसी टेलर की शॉप का। किसी टेलर की शॉप के लिए जो ये कपड़ा है ये उसका रॉ मटेरियल हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो कटिंग हुई है ये सब चीज़ें उसकी वर्क इन प्रोग्रेस की स्टॉक हो जाएगी। और जो उसने शर्ट सिल दिया है ये उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एक लकड़ी की मिल, सा मिल का एग्जाम्पल है। जो लकड़ी के लट्ठे हैं हमारे वो रॉ मटेरियल है। फिर उनके बाद में जो उनसे ये पट्टे बनाए गए, इनकी कटिंग करके ये जो है ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट या वर्क इन प्रोग्रेस बोल दीजिए। इसके बाद में जो ये पूरी तैयार टेबल है ये हमारी
फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड स्टॉक है। अगला पॉइंट है क्रय और विक्रय, बाय एंड सेल या परचेज और सेल। क्या होता है? क्रय का मतलब होता है किसी वस्तु, माल या संपत्ति को नकद या उधार प्राप्त करना, वह हमारा क्रय कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम विक्रय को देखें, विक्रय का मतलब होता है किसी वस्तु, माल या संपत्ति को नकद या उधार देने को विक्रय कहते हैं। तो जब कभी भी क्रय और विक्रय होता है तो वहाँ पे डिस्काउंट जरूर होता है। इसका मतलब होता है कि विक्रय मूल्य में की गई कटौती को छूट कहते हैं। और ये जो छूट होती है ये दो प्रकार की होती है। नंबर 1 पे आती है व्यापारिक छूट, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, और नंबर 2 होती है कैश डिस्काउंट, जिसको हम नकद छूट बोलते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है कि यह जो किसी वस्तु की मूल्य सूची होती है, जो वस्तु का मूल्य होता है, इस पर छूट दी जाती है। इस छूट का कभी भी लेखा नहीं होता है। जो अमाउंट है वो कम करके ही एक्चुअल अमाउंट लिखी जाती है, छूट का लेखा नहीं होता है। और ये जो डिस्काउंट है वो चाहे नकद बिक्री हो या उधार बिक्री हो, दोनों पर ही दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 2 आती है कैश डिस्काउंट। ये इनवॉइस प्राइस पे, जिस अमाउंट का इनवॉइस बनता है उस प्राइस पे छूट मिलती है, और इस छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और ये जो छूट है ये केवल नकद व्यवहारों पर ही होती है। जहाँ नकद बिक्री होती है वहीं पर ही यह छूट दी जाती है, कैश डिस्काउंट। अगला पॉइंट है ड्रॉविंग्स, आहरण। आहरण का मतलब होता है कि व्यापार के स्वामी द्वारा अपने व्यापार में से अपने पर्सनल यूजेज के लिए निकाली गई नकद राशि, कोई वस्तु या संपत्ति, और ये जो कमी है उसकी पूंजी में से की जाती है। आहरण को पूंजी में से घटाया जाता है।